हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आपने आर्य सफलता सीरीज 2023 में एनरोलमेंट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर पे जाए, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। उसके बाद वहां पे आर्य सफलता सीरीज 2023 के लिए 10 बेहद ही शानदार टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 5 टेस्ट अब तक लाइव हो चुके हैं, बाकी 5 टेस्ट शेड्यूल्ड तरीके से आपको आरएस प्री एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। हम पेपर 3 के वीडियो सॉल्यूशन को देख रहे थे और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। किस न्यायालय के द्वारा लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया था? कौन सा था? मुंबई, इलाहाबाद, केरल या पटना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उसने इंदिरा गांधी की इलेक्शन को, जो 1975 में इलेक्शन हुए थे, उनके चुनाव को असंवैधानिक घोषित किया। कब? 12 जून 1975 को। लेकिन देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को इस फैसले पे आंशिक रोक लगा दी और कहा जब तक मामले की पूरी तरह से जांच ना हो जाती, इंदिरा गांधी जी है वो सांसद बनी रहेगी। तो कब की घटना है? 1975 की। कौन से उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था? तो इलाहाबाद ने। और किसने परिवर्तन किया फैसले में आंशिक? वो था अपना सुप्रीम कोर्ट। और 12 दिनों के अंदर ही ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। निम्नलिखित में से सही नहीं है। क्या सही नहीं है? भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। ये तो बिल्कुल सत्य है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट विंध्याचल में आके मिलते हैं। ये कथन सही प्रतीत नहीं होता, फिर भी आगे के कथन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये कथन भी सत्य प्रतीत होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। तो इसमें कथन गलत कौन सा है? तो इसको आप जम्मू कश्मीर को क्या पढ़ोगे? जम्मू कश्मीर को आप पढ़ोगे लद्दाख। क्या? लद्दाख। प्रश्न को इस प्रकार पढ़ना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखो, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है। अगर पूरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें तो यह लगभग 2.4% है। यानी दुनिया की लगभग 2.5% एरिया अपना भारत कवर करता है। लेकिन दुनिया की 17% आबादी कहाँ निवास करती है? अपने देश में। भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है और इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, कथनों में से असत्य कथन को आइडेंटिफाई कीजिए और कथन ये दे दे कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है वो पूर्व पश्चिम विस्तार से कम है। तो आपका कथन ये गलत माना जाएगा। अगर ये कहे कि उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक है तो उत्तर सही होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर से दक्षिण ये वाला विस्तार कितना है? 3214 और ये वाला विस्तार कितना है? 2933 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, वर्ग किलोमीटर नहीं होगा, कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है 32,87,000। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित भारत की जो तटरेखा है इसकी लंबाई कितनी है? तो टोटल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो टोटल तटरेखा की लंबाई है 7,517 किलोमीटर। कितनी? 7,516.6 किलोमीटर टोटल लंबाई है तटरेखा की। इसमें शामिल क्या होगा? जो अपने तटीय क्षेत्र है वो, साथ ही अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यानी जो भी द्वीपीय क्षेत्र पे जो तट लग रहा है उसको भी इसमें काउंट किया गया है। लेकिन भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,100 किलोमीटर मानी गई है
और अन्य स्रोतों से इसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्स है वो कहते हैं 15,106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब भारत की स्थिति की बात करते हैं, तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये विदित है कि जिस प्रकार अगर हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी और इसके हम 4 पार्ट करते हैं, तो भारत कौन से पार्ट में? भारत इस पार्ट में। तो उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, पूर्व हो गया, उत्तर हो गया ना, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। ये अपना देशांतरीय विस्तार है। तो पूरी देशांतर होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। कर्क रेखा है वो भारत के अंदर से गुजरती है बिल्कुल, और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये पॉइंट दे रखा था कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी घाट विंध्याचल में आकर मिलते हैं। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में आकर मिलते हैं, सॉरी, ना कि विंध्याचल में आके। तो इस प्रकार हमारा कथन का सही क्या हो जाएगा? ये पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ये विंध्याचल में ना मिलके नीलगिरी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बरेल श्रेणी कहाँ है? बरेल श्रेणी कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पे अवस्थित है बरेल श्रेणी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी असम, मणिपुर और नागालैंड। असम, मणिपुर और नागालैंड का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे बरेल श्रेणी अवस्थित है। अगर हम उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करें, उत्तर पूर्वी हिमालय जो अपने उत्तर पूर्वी राज्य उनमें फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार आती है, तो ये सबसे पूर्वी सीमा ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। तो हिमालय का मतलब यहीं तक विस्तार है, ठीक है। और कई अक्ष संघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये फैला हुआ है, क्योंकि बाद में म्यांमार की तरफ मुड़ जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से ये जाना जाता है। अब इसके कुछ पहाड़ियां इसके पार्ट हैं। तो उत्तर पूर्वी हिमालय की ज़्यादातर पहाड़ियां छोटे बड़े नदी नालों से अलग होती हैं। वहाँ अनेक जनजातियां रहती है और जो खेती करती है वो झूम खेती है, स्थानांतरित खेती करती है। अब अलग अलग राज्यों में इन हिमालयन श्रेणियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल की बात करें तो डाफला, मीरी, अबोर और मिस्मी, ये पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिस्मी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये याद करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न में क्या बना था कि बरेल श्रेणी कौन से राज्यों की सीमाओं पे है? तो असम, मणिपुर, नागालैंड हुआ था। तो उसी प्रकार से पूछ लेगा कि डाफला पहाड़ी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों को आपको याद रखना है, डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ये पहाड़ियाँ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अब पटकई बूम पहाड़ी है, ये कहाँ पे? तो ये भी अरुणाचल में। और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है पटकई बूम पहाड़ी। नागा पहाड़ी नाम से स्पष्ट है कि नागालैंड में होगी। मणिपुर पहाड़ी नाम से स्पष्ट है मणिपुर में होगी। मिजो पहाड़ी नाम से स्पष्ट है मिजोरम में होगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में होगी। अब बरेल श्रेणी ये थोड़ी अलग आई ना, तो असम, मणि और नागालैंड में। कहाँ पे? अमीना। इसको इस प्रकार याद करो, ए मैं अमना, है ना। असम, अमना से याद करोगे असम, मणिपुर और नागालैंड, ये बरेल श्रेणी इन राज्यों की सीमाओं पे अवस्थित है। अब मिकिर पहाड़ी कहाँ पे? तो मिकिर पहाड़ी असम में। मिकिर कहाँ पे है? तो मिकिर पहाड़ी है वो असम में अवस्थित है। तो सबसे महत्वपूर्ण किस राज्य की पहाड़ियां हैं? अरुणाचल प्रदेश की। डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, क्या क्या नाम है? डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियां कौन से राज्य में अवस्थित? तो अरुणाचल प्रदेश हमारा आंसर होगा। एक बार मैप में इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों को देखेंगे। कई बार इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछ लिया जाता है, कई बार उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा अगर मैप में आइडिया होगा और प्रश्न में से एक दो जो पहाड़ी है उनका स्थान भी अगर हमें याद होगा तो हम अपने उत्तर पे आसानी से पहुंच सकते हैं।
तो देखो सबसे पहले डाफला पहाड़ी है, डाफला के बाद मीरी, फिर अबोर, फिर मिस्मी। तो इसको वैसे भी हमने क्रम से ही याद किया था, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ याद किया था। कौन सी थी? डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। और ये चारों पहाड़ियाँ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद पटकई बूम, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये नीचे की तरफ अवस्थित है, नागालैंड जो है उसकी सीमा। फिर बरेल श्रेणी की हमने बात करी, असम, नागालैंड और मणिपुर की सीमाओं पे अवस्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे ये कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो यहाँ पे अवस्थित है कौन सी? ये बरेल श्रेणी। क्या कह सकते हैं इसे? बरेल श्रेणी कह सकते हैं। उसके बाद में ये मेघालय हो गया। मेघालय में आपको पता ही है, गारो है एक, तो एक खासी है, एक जयंतिया। गारो खासी, इनका पूर्व से पश्चिम विस्तार भी इस प्रकार, पश्चिम से पूर्व विस्तार भी इस प्रकार है, गारो खासी जयंतिया। तो क्रम आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में कौन सी पहाड़ी थी? त्रिपुरा हिल्स। तो ये त्रिपुरा हिल्स यहाँ पे हो गई। लुसाई पहाड़ी, तो ये मिजोरम में लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी कहाँ पे? मिजोरम में है। और सब एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है लेमाटोल पहाड़ी। लेमाटोल पहाड़ी कहाँ पे है? मणिपुर में। क्या नाम है? लेमाटोल पहाड़ी। तो ये भी आपको याद रखना है कि लेमाटोल पहाड़ी है वो मणिपुर में। तो एक बार फिर से देखते हैं, डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी ये अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम भी अरुणाचल में है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है। त्रिपुरा पहाड़ियाँ त्रिपुरा में है। लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में। लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ पे? लुसाई मिजोरम में है। और लेमाटोल मणिपुर में है। और बरेल श्रेणी आपको पता ही है, गारो खासी जयंतिया होगी अपने मेघालय में। और ये जो मिकिर पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी कहाँ पे? तो मिकिर पहाड़ी ये असम में अवस्थित है। तो इस प्रकार जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनको हमने देखने का प्रयास किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बाईं ओर का तात्पर्य क्या हो गया? कोई भी नदी अगर जिस भी तरफ जा रही है उसका जो बायां पार्ट होगा वो बाईं ओर से होगा, दायां पार्ट से मिलेगी वो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी होगी। तो यानी गंगा नदी में ऊपर की तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है जो सबसे पहली बड़ी नदी है? गोमती, रामगंगा, यमुना या गंडक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो रामगंगा नदी है ये गंगा नदी में मिलने वाली पहली बड़ी सहायक नदी है जो इसके बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, मतलब जिस तरफ जा रहे हो आपका बायां है वैसे ही नदी का बायां है। इस प्रकार से आप इसका लगा सकते हो। तो रामगंगा नदी के बारे में बात करते तो इसका उद्गम गैरसैंण से होता है। रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गैरसैंण से। कहां से होता है उद्गम? गैरसैंण से। गैरसैंण से उद्गम हो गया जो गढ़वाल पहाड़ियों में है। रामगंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो एक खो, गंगन और अरिल। क्या क्या नाम है? एक का नाम है खो, एक का नाम है गंगन, एक का नाम है अरिल। इतनी ज्यादा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलो एक बार पढ़ तो लो। रामगंगा का गंगा में मिलने का जो स्थान है वो कहाँ पे है? कन्नौज के निकट। यानी रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है और वहां से ही रामगंगा नदी निकलती है। तो प्रश्न इस प्रकार बना हुआ भी है, पहले एसएससी ने, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका उत्तर होगा रामगंगा नदी। गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। तो 3 का जोड़ा बना के याद करेंगे। रामगंगा, गोमती, घाघरा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी। गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। तो देखो यहाँ पे गंडक आया है, यहाँ पे बाघ आया है, यहाँ पे कोसी आया है और महानंदा मतलब नंदी शब्द का उपयोग हुआ है। तो इन 4 नदियों में, 3 नदियों में जानवरों का उल्लेख है। अब इसमें दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो एक तो प्रमुख नदी यमुना हो गई, एक सोन हो गई, एक टोंस हो गई, एक कर्मनाशा नदी हो गई। तो यमुना, सोन,
टोंस और करमनासा नदी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो इसके दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। अब देखो गंगा नदी का जो तंत्र है उसको हम एक बार मैप में देखने का प्रयास करते हैं। ये अपनी गंगा नदी हो गई। अब इसमें सहायक नदियों में देखते तो सबसे पहले जो सहायक नदी है वो रामगंगा नदी है। ये उसके बाद में गोमती मिल रही है, फिर घाघरा मिल रही है, फिर गंडक मिल रही है, फिर कोसी मिल रही है, महानंदा मिल रही है। तो क्रम से देख लिया ना हमने, रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, अब इधर से देखो इसके दाईं तरफ से तो एक तो यमुना नदी मिलती है, चंबल नदी है वो यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी प्रयागराज जो स्थान है वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। अब सिंध, बेतवा नदी, केन नदी, ये चंबल नदी की सहायक नदी है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है, सॉरी, जो गंगा में मिलती है। ठीक है, इसके बाद में टोंस नदी गंगा में सीधी मिलती है। सोन नदी की हमने बात करी। ठीक है, तो फिर जैसे बांग्लादेश में जाके जमुना फिर पद्मा के नाम से कहलाती है, फिर लास्ट में जब गिरती है, जब ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है गंगा नदी, तब इसका नाम क्या होता है? उस समय इसका नाम मेघना होता है। क्या नाम होता है उस समय? जब गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है उस वक्त गंगा नदी का नाम क्या होता है? मेघना नदी, उस वक्त गंगा नदी का नाम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा करने वाली हवाएं कहां से आर्द्रता ग्रहण करती है? देखो, वर्षा कब कर रही है? शीतकाल में। अब ये आर्द्रता कहां से लेगी ताकि ये तमिलनाडु में वर्षा कर सके? तो इसका आंसर होगा ये बंगाल की खाड़ी से अपनी आर्द्रता ग्रहण करेगी। देखो क्या होता है शीतकाल में, क्या होता है? सूर्य कहां सीधा चमकता है? मकर रेखा पे। ठीक है, इससे महासागरों की तुलना में जो स्थलीय भाग है वो ठंडा ज्यादा हो जाता है। अब ठंडा ज्यादा होगा तो उच्च वायुदाब होगा। महासागरीय साइड में क्या होगा? निम्न वायुदाब। तो उच्च से निम्न हवाएं चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे भारत के ऊपरी पार्ट से समुद्र की तरफ हवाएं चल रही है। अब ये मान लो अपना प्यारा भारत है, अब इधर से हवाएं आ रही है सीधी शुष्क हवाएं। अब यह बंगाल की खाड़ी से वो थोड़ी सी आर्द्रता ग्रहण करेगी और यह तमिलनाडु के तट पे, कोरोमंडल तट पे, यहाँ पे वो बारिश कर देगी। तो इस कारण यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। इसे उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। तो स्थिति आपने समझ ही ली, क्या स्थिति और किस प्रकार ये वर्षा होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमें करना है सुमेलित। हमारे सामने कुछ क्षेत्रकों के नाम दे रखे हैं और कुछ खनिजों के नाम दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि कौन से क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है। तो देखो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हो गया? ये जो अपना चंद्रपुर है, चंद्रपुर का संबंध कहाँ से है, किस खनिज से है? तो ये लोह अयस्क से है। उसके बाद में कालाहांडी, कालाहांडी का संबंध है मैग्नीज से। किससे? कालाहांडी का संबंध मैग्नीज से। उसके बाद में कोडरमा, कोडरमा का संबंध है अब्रक से। किससे है? अब्रक से। और बैतूल क्या बच गया? चूना पत्थर। तो चंद्रपुर लोह अयस्क से, कालाहांडी मैग्नीज से, कोडरमा अब्रक से संबंधित है और बैतूल चूना पत्थर से संबंधित है। ये तो हमने सेट कर लिया इस प्रश्न में। अब देखो खनिज है और उनके संबंधित क्षेत्र है, ये जो हमारे एग्जामिनर है उनका फेवरेट टॉपिक रहा है। राजस्थान के संदर्भ में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा खनिज या कौन सा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। और इंडिया के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना। तो उन क्षेत्रों के नाम हमें उस खनिज के संदर्भ में याद रखने आवश्यक प्रतीत होते हैं। अब हम लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क के लिए जो ओडिशा में प्रमुख स्थान है उसमें गुरु महसाणी हो गया, एक सुलेपत हो गया, एक बादाम पहाड़ बहुत फेमस है। गुरु महसाणी, बादाम पहाड़ बहुत फेमस है। कीरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद, फिलोरा, देतरी, सुकिंदा, टोमका, अमरकोट और चिमरा, ये किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। और कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ओडिशा। अब छत्तीसगढ़ का जो दल्ली राजहरा है और बेलाडीला है, ये भी लौह अयस्क से संबंधित है।
उसके अलावा अरिंडोगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर। लेकिन आपको दल्ली, राजहरा और बेलाडीला तो याद रखना ही रखना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है और लोएस्क से संबंधित है। उसके बाद में झारखंड की बात करें तो नोआमंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर। नोआमंडी आपको स्पेशली याद रखना है, झारखंड में और लोएस्क से संबंधित है। कर्नाटक का बेल्लरी जो विजयनगर है वो, शिमोगा, चित्रपुर, कुद्रेमुख, देखो बाबा बुदन बहुत फेमस है, ये भी लोएस्क से संबंधित है, कर्नाटक में है और कर्नाटक में लोएस्क से संबंधित है। अगर मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास और निमाड़। लेकिन बालाघाट, छिंदवाड़ा आपको याद रखना है। फिर अभ्रक की बात करें तो झारखंड प्रमुख है, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ये अभ्रक से संबंधित स्थल है। इसके अलावा चूना पत्थर का मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है जहाँ पे मैंगनीज भी पाया जाता है, वहाँ चूना पत्थर के भी चूना पत्थर भी पाया जाता है। इसके अलावा जबलपुर, सतना, बैतूल और सागर, कटनी ये जगह है जहाँ पे मैंगनीज भी पाया जाता, चूना पत्थर भी पाया जाता है। ठीक है, तो जो मुख्य है, जो महत्वपूर्ण है, उन पॉइंट्स को आपको स्पेशली ध्यान रखना है और मैंने आपको बताया भी है कि कौन सा इसमें ज्यादा महत्व रखता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सी नदी है? टॉन्स, राइन, वोल्गा या सीने? तो इसका उत्तर होगा जो राइन नदी है, इसे हम यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। कहां से निकलती है राइन नदी? तो देखो राइन नदी है वो आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहां से? आल्प्स पर्वत से। और कहां जाके गिरती है? उत्तरी सागर में। अब इसको भी हम लोकेट करेंगे, कहां उत्तरी सागर है, कहां आल्प्स पर्वत है। नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह है। तो रोटरडम बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे है? तो आपका उत्तर होगा राइन नदी के किनारे। ठीक है, रोटरडम बंदरगाह राइन नदी के किनारे। ये यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। ये समुद्री जलमार्ग की बात नहीं कर रहे हैं, एक क्षेत्र विशेष के अंदर अंतःस्थलीय जो जलमार्ग होता है उसमें सबसे व्यस्त जलमार्ग यूरोप का वो ये राइन नदी वाला ही है। जर्मनी का वोन शहर इसके किनारे है, स्विट्जरलैंड का बेसल शहर इसके किनारे है, रोटरडम बंदरगाह जो नीदरलैंड का है वो इसके किनारे है। इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, इसके पूर्वी साइड में, यानी इधर तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और इधर ये फ्रांस का वोस्जेज पर्वत। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया? तो ब्लैक फॉरेस्ट है ये तो कहां पे है? जर्मनी में। इसके अलावा वोस्जेज पर्वत है, ये कहां पे है? ये फ्रांस में। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। राइन नदी है वो भ्रंश घाटी से बहती है। तो जैसे कथन दे दिया, वो पूछेगा कथन सत्य कथन आइडेंटिफाई करो, तो पॉइंट देगा कि राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो आपका कथन इसे सत्य मानोगे आप। ठीक है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिंचेस्टीन, फ्रांस, नीदरलैंड से ये नदी निकलती है, यानी कई सारे देशों से होते हुए ये नदी पास होती है। अब इसको अगर मैप में देखने का प्रयास करें तो देखो सबसे पहले क्या बात की गई थी कि ये कौन से दो जो हमने पर्वतों की बात करी, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी का है, देखो कहां पे ब्लैक फॉरेस्ट, हाँ ये रहा ब्लैक फॉरेस्ट, और ये वासजेज पर्वत, फ्रांस का वासजेज पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। इसके मध्य से कौन सी नदी निकलती है? इसके मध्य से अपनी रायन नदी निकलती है। ठीक है, तो स्थिति क्लियर होगी। अब यूरोप के जो प्रमुख पर्वत आपको नजर आ रहे होंगे, पिरेनीज हो गया, लिकारिया हो गया, आल्प्स हो गया, जूरा पर्वत हो गया, राश पर्वत हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट, वोस्जेज पर्वत, ये यूरोप के महत्वपूर्ण पर्वत है। लंकासायर है वो कौन से उद्योग के लिए फेमस है? कोयला के लिए, वस्त्र के लिए, लौह उद्योग के लिए, ऊन उद्योग के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है अपना लंकासायर। देखो ब्रिटेन है, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका मजा किसने लिया था? तो ये ब्रिटेन ने लिया था। यहाँ कच्चा माल पूरी दुनिया भर से आया, यहाँ पे चीजों का प्रोडक्शन हुआ और उस कच्चे माल को जहां से आया था वहीं पे भेज दिया, और बीच में जो पैसे बनते हैं वो बना लिए। यानी कहने का मतलब अपनी इंडस्ट्री बना ली, अपने लोगों को रोजगार दे दिया, और मतलब किसका खून चूस लिया? जो इसके कॉलोनीज थे उनका खून चूस लिया। तो इसी कड़ी में लंकासायर में कौन से उद्योग को इन्होंने डेवलप किया था?
तो वस्त्र उद्योग को डेवलप किया था। और ब्रिटेन का मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए, बर्मिंघम, लोह इस्पात के लिए लिवरपूल, लोह इस्पात सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र के लिए, सॉरी मैनचेस्टर किसके लिए, किस खनिज के लिए फेमस है, सूती वस्त्र के लिए। लोह इस्पात के लिए कौन सा जो शहर प्रसिद्ध है, बर्मिंघम, बर्मिंघम किसके लिए फेमस है, लोह इस्पात के लिए। जलपोत निर्माण के लिए लिवरपूल फेमस है, जलपोत निर्माण लिवरपूल। और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए डर्बीशायर प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है और आया भी हुआ है। ब्रिटेन का मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए है। बहुत सारी जगह जहाँ सूती वस्त्रों का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है उसे उस क्षेत्र विशेष का मैनचेस्टर कहते हैं। लोह इस्पात के लिए बर्मिंघम, जलपोत निर्माण के लिए लिवरपूल और ऊनी वस्त्रों के लिए डर्बीशायर फेमस है। अच्छा, लंकाशायर किसके लिए फेमस है, तो लंकाशायर है वो वस्त्र निर्माण उद्योग के लिए। और लंकाशायर में जो मैनचेस्टर है लंकाशायर का ही पार्ट है। जैसे मैनचेस्टर तो एक शहर हो गया और लंकाशायर एक प्रकार से जैसे राज्य होता है या एक संभाग होता है, उस प्रकार से आप लंकाशायर को मान सकते हो। अच्छा, लिवरपूल ये रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। विश्व की पहली सूती वस्त्र की मिल कहाँ लगी, तो मैनचेस्टर में स्थापित हुई थी। लिवरपूल रेशमी वस्त्र के लिए। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। सूती वस्त्र मैनचेस्टर, विश्व की पहली सूती वस्त्र की मिल, लोह इस्पात के लिए बर्मिंघम, जलपोत निर्माण के लिए लिवरपूल और ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए डर्बीशायर। ठीक है, लंकाशायर है वो वस्त्र निर्माण के लिए है और लिवरपूल है वो रेशमी वस्त्र निर्माण के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो ये देखो आपके सामने जो ब्रिटेन है उसका नक्शा आ गया है। इसके विभिन्न प्रांत आपके सामने नजर आ रहे होंगे। तो ब्रिटेन भी कई प्रांतों में बटा हुआ है। जैसे यूके कहते हैं ना, तो इसमें स्कॉटलैंड और वेल्स को अगर आप इंग्लैंड में मिला देते हो तो ये यूके बन जाता है पूरा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेट हो गए, जैसे नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यॉर्कशायर हो गया, इसके अलावा ईस्ट मिडल वेस्ट मिडलैंड हो गया, ईस्ट अंगालिया हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो ये कुछ पार्ट्स है जिसके माध्यम से ब्रिटेन को डिवाइड करने का प्रयास किया गया है। आप सूती वस्त्र उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र है उनको अगर लोकेट करने का प्रयास करते हैं तो ग्लासगो, ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में ग्लासगो। इसके अलावा न्यू शेकल तटीय क्षेत्र है, यॉर्कशायर, लीड्स, नॉटिंगम, लिसेस्टर, बर्मिंघम, वेल्स। तो आप इसे लोकेट, ये ये है फ्रांस और ये है ब्रिटेन इंग्लैंड, और इनके मध्य जो चैनल है यानी जो जल राशि है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश चैनल के नाम से इसे हम जानते हैं। ये वाला पार्ट, इसके जो पश्चिमी पार्ट है उत्तरी सागर के नाम से जाना जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है, तो हमने पहले चर्चा कर चुकी है। राजस्थान, इंडिया की चर्चा करी थी, सॉरी हमने। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार है 59 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। क्या है, 69 डिग्री 3 से 78 डिग्री 17 इसका आंसर हो जाएगा। 69 डिग्री 3 से, सॉरी 30 नहीं है, 78 डिग्री 17 तक ये इसका देशांतरीय विस्तार है। 30 डिग्री 3 से 30 डिग्री 23 डिग्री 3 से, सॉरी 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 के मध्य जो विस्तार है, नहीं 69 डिग्री 30 ही है, इसको 30 ही समझो। ये 23 डिग्री 3 है, से 30 डिग्री 12 के मध्य अक्षांश विस्तार है। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूरी देशांतर है। ये इसे 30 ही पढ़ना है, लेकिन इसे 23 डिग्री 3 पढ़ना है। ठीक है, कुल ग्लोबीय स्थिति 60 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश। अगर कितना अक्षांशों में फैला हुआ है, तो 7 डिग्री 9 मिनट के अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, तो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से छूके निकलती है। ठीक है, 70 डिग्री रेखा पूर्वी देशांतर की वो कहाँ से निकलती है, तो हम देखते हैं कि राजस्थान का जो विस्तार शुरू होता है वो 69 डिग्री 3 से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 तक शुरू होता है। तो 69 के पास में 70 हो गया, तो पश्चिमी साइड में कौन सा जिला है, तो जैसलमेर। तो ऑब्वियसली बात है कि 70 डिग्री कहाँ से गुजरेगी, ये जैसलमेर से होकर गुजरेगी। राज्य की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये पाकिस्तान से लगती है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं इसे हम, रेड क्लिफ
लाइन के नाम से इसे जानते हैं। टोटल लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो 1070 है, ये तो अच्छे से याद है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं जिलेवार पूछते हैं तो। अब ये डेटा चूंकि नए जिलों का निर्माण हो गया है तो बहुत सारा डेटा परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होके डेटा आपके पास आएगा उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां होगी, जैसे कुछ चीज़ें पहली बार हो रही है। अब ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये कौन से ज़िले में, जैसे मान लो कोई पार्ट है, गंगानगर का पार्ट था, अब गंगानगर का कौन सा पार्ट गंगानगर में रह गया, कौन सा पार्ट उससे अलग हुए पार्ट में रह चला गया, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल है। तो ये जो अब जो टेक्स्ट आएगा, जो आपके पास साहित्य आएगा, लिटरेचर आएगा, तो उसमें ये फैक्ट्स है, कुछ त्रुटियां होने की संभावना उसमें रहेगी। तो आप भी अपने विवेक का उपयोग करें, साथ ही धीरे धीरे वो कमियां एलिमिनेट भी होती जाएगी। तो गंगानगर की कितनी सीमा लगती है, वर्तमान में 210 किलोमीटर लगती है। बीकानेर की 168 किलोमीटर पाकिस्तान से सीमा लगती है। जैसलमेर की 471, सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है, और बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342, 239। ठीक है, आगे चलते हैं। लाठी सीरीज, क्या है लाठी सीरीज? वन संरक्षण कार्यक्रम है, भूमिगत जल पट्टी है, सेवन घास की पट्टी है, यह सभी है। तो लाठी सीरीज ऑब्वियस सी बात है, एक भूमिगत जल पट्टी है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तान के करीब ये 60 किलोमीटर लंबे पट्टीनुमा क्षेत्र, जिसे लाठी सीरीज कहा गया है, और ये जैसलमेर के पोखरण से होते हुए मोहनगढ़ तक फैली हुई है। एक भूगर्भीय जल पट्टी है, मीठा पानी इसमें है। सेवन घास इसके जहाँ पे मीठा पानी मिलता है, पट्टी मिलती है, वहाँ सेवन घास पाई जाती है। अब कुछ सिंचाई परियोजना है और उनसे लाभान्वित होने वाले जिलों को हमें मैच कराना है कि इस परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित हुआ है। तो देखो प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सिद्धमुख परियोजना, तो सिद्धमुख परियोजना से कौन सा जिले प्रभावित लाभान्वित हुए? तो सिद्धमुख, नौहर, ऑब्वियस सी बात है, हनुमानगढ़, चूरू लाभान्वित होंगे, तो एक के साथ 4 हो गया। नर्मदा परियोजना, जालौर, बाड़मेर, ये ऑब्वियसली 1 हो गया। इसके बाद जवाई परियोजना, तो पाली होगा जवाई में, तो सीधी सी बात है इसके साथ 2 हो गया। और जाखम परियोजना, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये हो गया। तो इसका उत्तर 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि सारे ही आसान पार्ट है जो आपको अच्छे से रटे हुए हैं। अगर नर्मदा परियोजना की बात करें तो राजस्थान का नर्मदा जल में 0.50 मिलियन एकड़ फुट यानी MAF पानी मिलता है। कितना MAF पानी मिलता है राजस्थान को नर्मदा परियोजना से? 0.50 MAF। इस हेतु गुजरात के सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है, जो गुजरात में 458 किलोमीटर और राजस्थान में 74 किलोमीटर है। 458 किलोमीटर गुजरात में है नर्मदा नहर, 74 किलोमीटर राजस्थान में नर्मदा नहर, टोटल मिला के 458 किलोमीटर हो जाती है। इससे क्या होगा, 2.46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा होगी। कौन कौन से जिलों में? जालौर में, बाड़मेर में, और 1541 गाँवों को, जालौर बाड़मेर के 1541 गाँवों को पानी पिलाया जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना में 3 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, ये महत्वपूर्ण है। सांचौर, बदेरड़ा और पनोरिया। सांचौर, बदेरड़ा और पनोरिया नहर है, ये कौन सी नहर से संबंधित है? नर्मदा नहर परियोजना, जो बाड़मेर, जालौर से को लाभान्वित कर रही है। जवाई बांध हमें पता है सुमेरपुर, पाली में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। जाखम परियोजना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जाखम परियोजना पे, और इससे उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में सिंचाई की जाती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके अगले पार्ट को हम जल्दी अपलोड कर देंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मुलान एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करें। किस ऐप को? MULAN ACADEMY, मुलान एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करना है और RAS सफलता सीरीज में इनरोल करना है। ठीक है, ताकि हम भी आगे आपके लिए अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज लाने के लिए लगातार मोटिवेट होते रहे। ये हमारी शुरुआत है, छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है, आप हमें बता सकते हो। हम रिजिड नहीं हैं, हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और उसमें सुधार करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। आप सुझाव भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो हमारे एडमिन्स हैं उनको आप कभी भी सुझाव भेज सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।